यह सब कुछ 42 दिन पहले शुरू हुआ था। जब एडन सुबह उठता है तो रात उसके साथ रही औरत पहले ही जा चुकी होती है। वह बाथरूम में जाकर मुंह धोता है। वहीं उसे अपने माता पिता का छोड़ा हुआ एक कागज मिलता है जिसमें एक चेक होता है और किराया भरने की याद दिलाई जाती है। उसी समय उसे गलियारे से चीखने चिल्लाने और दरवाजों पर जोर जोर से मारने की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन एडन सोचता है कि ये सिर्फ पड़ोसी ही होंगे। जैसे ही वह टीवी चालू करता है, स्क्रीन पर आपातकालीन संदेश आ जाता है। अचानक बाहर सायरन बजने लगते हैं। सड़कों से चीख पुकार की आवाज आने लगती है। एडन घबराकर बालकनी की ओर भागता है और देखता है कि एक धुएं से भरा हेलीकॉप्टर सामने की इमारत से टकराकर गिर रहा है। नीचे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। एक भटकी हुई लड़की मदद मांगती है, लेकिन अचानक वही लड़की और एक आदमी मिलकर एक बुजुर्ग पर हमला कर देते हैं। उसी वक्त आसमान से एक सैन्य जेट गुजरता है। डर के मारे एडन वापस अपने फ्लैट में भागता है। ठीक उसी समय उसका पड़ोसी ब्रैंडन अंदर आता है। वह बताता है कि उसका रूममेट, जिसे वह पूरी जिंदगी से जानता था, अचानक उस पर टूट पड़ा। टीवी पर एक आदमी बताता है कि एक नया वायरस फैल चुका है जो लोगों को इंसानी मांस खाने वाला बना देता है। यह वायरस खून के जरिए फैलता है, खासकर काटने और खरोंच से। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ बताए, प्रसारण अचानक बंद हो जाता है। एडन को एहसास होता है कि ब्रैंडन उसी हमले में जख्मी हुआ है। वह अपनी हिफाजत के लिए एक चाकू उठा लेता है। गलियारे में लगातार शोर बढ़ता जा रहा होता है। तभी ब्रैंडन की आंखों से खून निकलने लगता है और उसका चेहरा बदलने लगता है। एडन उसे जबरदस्ती बाहर धकेल देता है, लेकिन ब्रैंडन पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद एडन किसी तरह दरवाजा लॉक कर देता है। वह झरोखे से बाहर झांकता है और जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। लोग एक दूसरे को जिंदा नोच रहे होते हैं। हॉलवे से आती चीख पुकार सुनते ही वह तुरंत पीछे हट जाता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। टीवी पर बताया जा रहा होता है कि यह वायरस अब पूरी दुनिया पर कब्जा कर रहा है और लोगों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी जाती है। एडन शराब का सहारा लेने लगता है और अपने परिवार को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लाइनें ठप होती हैं। कुछ देर बाद उसके फोन पर उसके पिता के देर से आए मैसेज पहुंचते हैं। वो लिखते हैं कि वह और माँ उससे मिलने आने वाले थे, लेकिन बहन के बारे में उन्हें कोई खबर नहीं मिली। फिर एक और मैसेज आता है जिसमें पिता माफी मांगते हैं कि वो आ नहीं पाए और एडन से कहते हैं कि किसी भी हाल में जिंदा रहना। आखिरी मैसेज उसकी माँ का होता है जिसमें वह उसे बार बार फोन करने को कहती है, लेकिन जब एडन कॉल मिलाता है तब भी नेटवर्क जवाब दे देता है। यह सब पढ़ते ही एडन पूरी तरह टूट जाता है और दिन भर बस खिड़की के पास बैठकर उजड़ती दुनिया को घूरता रहता है। कुछ समय बाद वह फैसला करता है कि अब से वह महामारी के दिन गिनना शुरू करेगा और दीवारों पर पोस्ट-इट्स चिपकाने लगता है। उसके दिमाग में बार बार अपने पिता के साथ बिताए पल घूमते रहते हैं। छठे दिन तक आते आते एडन घर का सामान इधर उधर सरकाने लगता है, जैसे उसे किसी बदलाव की सख्त जरूरत हो। टीवी पर विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबा क्वारंटीन इंसानी दिमाग पर क्या असर डालता है। 7वें दिन एडन एक वीडियो डायरी रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉलवे में अब भी लोग चीखते चिल्लाते और एक दूसरे पर टूट पड़ते रहते हैं। वो डरावनी आवाजें पूरा माहौल खराब कर देती हैं। एडन समझाने की कोशिश करता है कि ये लगातार शोर उसे कैसे अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन आखिरकार वह लैपटॉप बंद कर देता है। 14वें दिन वह सारी खिड़कियां ढक देता है ताकि बाहर के हालात ना देख सके, लेकिन खबरें देखना बंद नहीं कर पाता। टीवी पर बताया जाता है कि इन ज़ॉम्बीज़ को अब स्क्रीमर्स कहा जा रहा है, क्योंकि ये बदलने से पहले बोले गए आखिरी शब्दों को दोहराते रहते हैं। एडन लगातार पीता रहता है और जब भी कोई उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है वह उसे पूरी तरह अनदेखा कर देता है। 16वें दिन एडन को एहसास होता है कि उसके पास पानी तक खत्म हो चुका है। गुस्से और बेबसी में वह सामान पटकने लगता है। उसे पता है कि उसे बाहर निकलकर सप्लाई लानी चाहिए या कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। वह अपने परिवार को ढूंढने निकलना चाहता है, लेकिन बाहर अब भी लोगों के मरने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, इसलिए वह हिम्मत नहीं जुटा पाता। एडन संवेदी अभाव के बारे में पढ़ता है कि कैसे अकेलापन इंसान को भ्रम दिखाने लगता है। खुद को व्यस्त रखने के लिए वह गिटार बजाने और शारीरिक अभ्यास करने लगता है, लेकिन भीतर की बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में वह आईना तोड़ देता है। एक रात बाथरूम से कुछ अजीब खड़खड़ाहट सुनाई देती है। एडन तुरंत अपना बैट संभाल लेता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि एक स्क्रीमर वेंट के रास्ते घर में घुस आया है, वह फौरन छिप जाता है। वह औरत लगातार नहीं नहीं दोहराते हुए पूरे घर में भटकती रहती है। एडन सही मौके का इंतजार करता है, फिर धीरे से उसके पीछे जाकर बैट से वार करता है। स्क्रीमर वहीं ढेर हो जाती है। अब एडन को इस सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि उसने एक इंसान की जान ली है। वह शव को बालकनी से नीचे फेंक देता है और बाथरूम के वेंट को रोकने के लिए सर्फ बोर्ड अड्डा देता है। 42वें दिन एडन एक और वीडियो लॉग
रिकॉर्ड करता है। बाहर अब भी चीखें गूंज रही होती हैं। वह बताता है कि उसका दिमाग जवाब देने लगा है और बाहर जाने से वह बुरी तरह डरता है। 3 दिन में वह भूखा मरने लगेगा, इसलिए उसे हर हाल में सामान जुटाना होगा। तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। वॉइसमेल में उसके माता पिता की आवाज होती है। वे बताते हैं कि वे ऑफिस में फंस गए थे और न तो उससे संपर्क हो पाया न उसकी बहन से। लेकिन तभी संदेश अधूरा कट जाता है। एक स्क्रीमर उन्हें ढूंढ लेता है और दोनों की वहीं मौत हो जाती है। अपने माता पिता को मरते सुनते ही एडन का अब तक का सबसे बड़ा मानसिक टूटन होता है। बेहद हताश होकर वह बैट उठाता है और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। वह फर्श पर पड़े ब्रैंडन को देखता है, जो बस मैं ठीक हूँ दोहराता जा रहा होता है। एडन हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन हाथ रुक जाते हैं। उसी पल कई स्क्रीमर्स उस पर टूट पड़ते हैं। एडन फुर्ती से उन्हें चालाकी से चकमा देता है और पूरी ताकत से भाग खड़ा होता है। रास्ता बंद देख वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है, कुछ दौड़ते हुए संक्रमितों के निकलने का इंतजार करता है और फिर कॉरिडोर में घुसता है। जो भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है वह उसे धक्का देकर गिराता हुआ आगे बढ़ता है और आखिरकार वह पहुंच जाता है। वह दूसरी सीढ़ियों से होकर वापस अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अब वह उल्टे कॉरिडोर से अपने अपार्टमेंट तक पहुंच सकता है और अंदर घुसते ही वह फ्रिज को घसीटकर मुख्य दरवाजे के सामने अड्डा देता है। पीप होल से झांक कर देखने पर उसे पता चलता है कि स्क्रीमर्स अब भी उसे ढूंढ रहे हैं। कुछ ही पल बाद एक जोरदार आवाज आती है और पूरे फ्लैट की बिजली चली जाती है। जब एडन खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एहसास होता है कि पूरा शहर ही अंधेरे में डूब चुका है। वह रात अपने परिवार के खौफनाक सपनों के साथ बिताता है। सुबह होते ही कॉरिडोर से फिर वही चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। इस सबसे पूरी तरह टूट चुका एडन अब खुद को खत्म करने का फैसला कर लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाले आंगन की एक बिल्डिंग पर पड़ती है, जहां एक औरत अब भी बिल्कुल सुरक्षित दिखाई देती है। यहीं वह रुक जाता है। इसके बाद एडन अपनी आखिरी वीडियो डायरी रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसकी बैटरी खत्म होने वाली होती है। वह बताता है कि उसे एक लड़की मिली है। वह अपनी दाढ़ी काटता है, खुद को संभालता है और उससे संपर्क बनाने की योजना बनाता है। बालकनी में जाते ही वह देखता है कि उसकी इमारत में भी स्क्रीमर्स मौजूद हैं, इसलिए वह तुरंत छिप जाता है। फिर भी हार न मानते हुए वह कागजों पर संदेश लिखकर खिड़की पर चिपकाता है। आखिरकार वह औरत उसे देख लेती है। उसे पता चलता है कि उसका नाम ईवा है। वह अकेली है और उसके पास खाने पीने का सामान बहुत कम बचा है। स्क्रीमर्स की आहट सुनकर वह पर्दे बंद कर लेती है, लेकिन बाद में बात करने पर सहमत हो जाती है। उस रात बारिश शुरू हो जाती है तो एडन पानी इकट्ठा करने के लिए बर्तन रख देता है, फिर खुद को साफ करता है और शेव करता है। उसे पता भी नहीं होता कि ईवा कुछ पल तक उसे देख रही होती है। अगले दिन दोनों इशारों और तख्तियों से बातचीत करके एक योजना बनाते हैं। वे अपनी बालकनियों को रस्सी से जोड़ते हैं और एडन उसे पानी की बोतलें भेजता है। उसी वक्त एक स्क्रीमर ईवा की इमारत पर चढ़ने लगता है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचने वाला होता है, एडन कांच की बोतल उसके सिर पर फेंकता है और जोर जोर से रेलिंग पीटना शुरू कर देता है। अब स्क्रीमर एडन की इमारत की ओर चढ़ने लगता है। उधर एक और स्क्रीमर दरवाजे पर इतनी जोर से वार करता है कि फ्रिज हिलने लगता है। ईवा भी चीजें फेंक कर मदद करती है, लेकिन एडन पूरी कोशिश करता है कि स्क्रीमर का ध्यान उसी पर बना रहे। जैसे ही वह स्क्रीमर उसकी बालकनी तक पहुंचता है, एडन फुर्ती से अंदर जाता है, बालकनी का दरवाजा लॉक करता है और दौड़कर फिर से फ्रिज को सामने अड्डा देता है। बाहर स्क्रीमर खिड़की तोड़ने के लिए पागलों की तरह वार करता है, लेकिन जख्म की वजह से वह वहीं ढेर हो जाता है। मौका देखकर एडन बाहर निकलता है और बैट से उसे बुरी तरह मारता है। अब उसकी शर्ट खून से सनी होती है तो वह फौरन उसे उतार फेंकता है। कुछ ही पलों बाद एडन एक नई तैयारी करने लगता है। एडन एक बैग उठाता है और अपार्टमेंट से बाहर निकलकर ब्रैंडन की लाश से उसकी चाबियां निकालने जाता है। कॉरिडोर में अचानक स्क्रीमर्स दिखाई देने लगते हैं तो एडन तुरंत फर्श पर लेटकर मरा हुआ होने का नाटक करता है। जैसे ही वे आगे बढ़ जाते हैं, एडन तेजी से ब्रैंडन के फ्लैट में घुस जाता है और ठीक समय पर दरवाजा बंद कर लेता है। अंदर दीवारों पर खून के निशान होते हैं और बिस्तर पर एक लाश पड़ी होती है। एडन जितना भी खाने पीने का सामान मिलता है वह समेट लेता है। उसे हैरानी तब होती है जब उसे चढ़ाई का पूरा सामान मिल जाता है। हालांकि कुल्हाड़ी गायब होती है। वह बेडरूम चेक करता है और कुल्हाड़ी बिस्तर के नीचे से मिल जाती है, लेकिन तभी बाथरूम से एक स्क्रीमर बाहर निकल आता है। एडन उसे शीशे से दे मारता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीमर उसे दीवार से पटक देता है। एडन पास रखे लैंप से कई वार करता है। किसी तरह खुद को छुड़ाकर वह बिस्तर पर गिर पड़ता है और तभी वह लाश भी हिलने लगती है। स्क्रीमर उस पर झपटता है, लेकिन कपड़ों की वजह से उसे काट नहीं पाता, जिससे एडन को मौका मिल जाता है। वह तुरंत कुल्हाड़ी उठाता है और पहले उस स्क्रीमर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिर बिस्तर पर उठ चुकी दूसरी लाश को भी मार गिराता है। अब एडन सारा क्लाइंबिंग इक्विपमेंट उठाकर निकलने लगता है, लेकिन कॉरिडोर स्क्रीमर्स से भरा होता है। वह बेहद सावधानी से छिपते छिपाते आगे बढ़ता
होता है। आखिरी पल में एक स्क्रीमर से बाल बचकर वापस अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अंदर पहुंचते ही वह खून से सने सारे कपड़े उतार देता है। सामान चेक करते समय उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसे 2 वॉकी टॉकी मिल जाते हैं। इसके बाद एडन अपनी बालकनी में चादरों को बांधकर नीचे उतरता है और सुरक्षित जमीन तक पहुंच जाता है। नीचे उसे नोचे हुए शव दिखाई देते हैं और कुछ दौड़ते हुए स्क्रीमर भी घूम रहे होते हैं। एडन छिपते हुए आगे बढ़ता है और मौका मिलते ही ईवा की बालकनी की तरफ एक वॉकी टॉकी फेंक देता है। फिर वह तुरंत भागकर वापस ऊपर चढ़ जाता है। अगली सुबह ईवा एडन से संपर्क करती है। काफी समय बाद किसी इंसान की आवाज सुनकर दोनों बेहद खुश होते हैं और पूरा दिन वे इधर उधर की बातें करते हुए बिता देते हैं। धीरे धीरे एडन के अंदर उम्मीद वापस लौटने लगती है और तभी वह एक बड़ा फैसला लेने का सोचता है। अब एडन तय करता है कि वह एक बार फिर जरूरी सामान ढूंढने निकलेगा। इस बार वह वेंटिलेशन पाइप्स के रास्ते बाहर जाता है। अचानक उसे एक ज़ॉम्बी जैसा चेहरा दिखता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वह तो पहले से मरा हुआ स्क्रीमर है। वह किसी दूसरे अपार्टमेंट के बाथरूम में घुस जाता है। बाथटब के किनारे खून के निशान दिखते हैं, पर जब वह पर्दा हटाता है तो अंदर कोई नहीं होता। एडन एक एक कर सारे कमरे चेक करता है। पूरी तरह तसल्ली हो जाने के बाद वह एक अलमारी खोलता है और उसकी किस्मत चमक जाती है। अंदर ढेर सारा खाना रखा होता है। वह वहीं थोड़ा खाना खाता है और बेहद उत्साह में ईवा को कॉल करता है। खुशी खुशी वह भागने और परिवार को ढूंढने की योजनाएं बनाने लगता है। ईवा बताती है कि उसकी दीवार के पास हर दिन स्क्रीमर मंडराते रहते हैं। वह अब पूरी तरह थक चुकी है। उसने भी चादरों से रस्सी बना ली है और अब एडन के अपार्टमेंट में आना चाहती है। इसी बीच माहौल अचानक गंभीर हो जाता है जब एडन देखता है कि फ्रिज अब भी सामने वाले दरवाजे से लगा है, जिसका मतलब साफ है इस घर में कोई और भी रह चुका है। वह एक ऐसा दरवाजा देखता है जो उसने पहले नहीं देखा था और वहीं उसे दीवार में एक छेद मिलता है। तभी अचानक रसोई में एडवर्ड नाम का एक बुजुर्ग सामने आ जाता है, जिसके हाथ में खुद बनाया हुआ हथियार होता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि एडन स्क्रीमर नहीं है तो वह हथियार नीचे रख देता है और बताता है कि वह कुछ हफ्ते पहले पास के अपार्टमेंट से इस छेद के जरिए आया था। वह बताता है कि इस घर का असली मालिक बाथटब में खुद को खत्म कर चुका था। दोनों हालात पर बात करते हैं और अकेलेपन, जिंदा रहने के लिए इंसानों को मारने की मजबूरी जैसी बातों पर गहरी चर्चा करते हैं। लेकिन जैसे ही एडन और खाना उठाने के लिए पीछे मुड़ता है, एडवर्ड अचानक डंडे से उसके सिर पर वार कर देता है और एडन बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद एडन को होश आता है और वह खुद को एडवर्ड के बेडरूम में बंधा हुआ पाता है। उसी कमरे में एडवर्ड ने अपनी संक्रमित पत्नी को कैद कर रखा होता है। एडवर्ड बताता है कि वह एडन को ज़ॉम्बी का चारा बनाना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी बेहोश इंसान पर हमला नहीं करती, इसीलिए उसने एडन को बांधकर होश में आने का इंतजार किया। अब एडवर्ड चाहता है कि एडन दवा खा ले ताकि उसे कोई दर्द महसूस न हो। एडन को शक होता है कि यही हरकत उसने पहले पड़ोसी के साथ भी की होगी, लेकिन एडवर्ड कसम खाकर कहता है कि उसे वह आदमी बाथटब में पहले से मरा हुआ मिला था। उसकी पत्नी ने उसे छुआ तक नहीं, इसलिए मजबूरी में उसे अपने दोनों पालतू कुत्ते उसे खिलाने पड़े। तभी अचानक वॉकी टॉकी से ईवा की घबराई हुई चीख सुनाई देती है। आवाज सुनते ही एडवर्ड कमरे से बाहर देखने चला जाता है। यही मौका देखकर एडन पूरी ताकत से बिस्तर के सहारे जूझता है। आखिरकार पलंग टूट जाता है और वह खुद को आजाद कर लेता है। जैसे ही एडवर्ड लौटता है, एडन उसे खींचकर वापस कमरे में ले आता है और उसे सीधे उसकी संक्रमित पत्नी के सामने धकेल देता है। कुछ ही पलों में एडवर्ड अपनी ही पत्नी का शिकार बन जाता है। एडन वॉकी टॉकी उठाता है। उधर से ईवा बताती है कि स्क्रीमर उसके अपार्टमेंट में घुस चुके हैं। एडन बिना सोचे समझे भागता हुआ बाहर निकलता है। स्क्रीमर उसके पीछे पीछे कॉरिडोर में दौड़ पड़ते हैं। वह अपने घर नहीं जा पाता क्योंकि फ्रिज अब भी दरवाजा रोके खड़ा है, इसलिए वह ब्रैंडन के अपार्टमेंट में घुस जाता है। बाहर झांक कर वह देखता है कि ईवा अपनी बालकनी में छिपी हुई है और स्क्रीमर कांच के दरवाजों पर जोर जोर से वार कर रहे हैं। बहुत संभल कर एडन ब्रैंडन की बालकनी से छलांग लगाकर अपनी बालकनी तक पहुंचता है। अब वह चादरों के सहारे नीचे उतर सकता है, लेकिन अचानक चादरें फिसल जाती हैं और एडन दर्दनाक तरीके से नीचे रखी कुर्सी पर गिर पड़ता है। इस आवाज से एक स्क्रीमर उसकी ओर टूट पड़ता है। एडन को पास ही एक लाश के पास पड़ी बंदूक मिलती है। वह तुरंत उठाकर उसके सिर में गोली मार देता है। दूसरी बालकनियों से भी स्क्रीमर कूदने लगते हैं। रास्ता साफ करने के लिए एडन एक और दुश्मन को गोली मार देता है। अब ईवा अपनी चादरें नीचे फेंकती है। एडन चढ़ना शुरू करता है, लेकिन एक स्क्रीमर भी साथ साथ चढ़ने लगता है। मजबूर होकर एडन दूसरी बालकनी पर छलांग लगाता है और चादर काट देता है। स्क्रीमर सीधा नीचे गिर जाता है। अब ईवा भी सुरक्षित नीचे उतर आती है और दोनों एक दूसरे को कस कर गले लगा लेते हैं। दोनों मिलकर नीचे वाले अपार्टमेंट में घुसते हैं। दरवाजा खोलते ही स्क्रीमर भी अंदर घुस आते हैं, लेकिन वे सीधे निकल जाते हैं जैसे उन्हें दिखाई ही न दिए
हों। वे दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं, जिससे स्क्रीमर वहीं फंस जाते हैं। कॉरिडोर में अब भी और भी खतरनाक जीव घूम रहे होते हैं, इसलिए दोनों तेजी से सीढ़ियों की ओर भागते हैं। एडन अपने बल्ले से सीढ़ियों वाले दरवाजे का हैंडल तोड़ देता है। सीढ़ियों पर एक आधा अधूरा संक्रमित आदमी पड़ा होता है, जो मुश्किल से हिल पा रहा होता है। दोनों उसे छोड़ देने का फैसला करते हैं और ऊपर वाली मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, दो स्क्रीमर एडन को दीवार से जा पटकते हैं। ईवा एक को सीढ़ियों से नीचे धकेल देती है, लेकिन बदकिस्मती से एडन और दूसरा स्क्रीमर भी नीचे गिर जाते हैं। स्क्रीमर एडन को काटने की कोशिश करता है, तभी ईवा कुल्हाड़ी से उसका काम तमाम कर देती है। इसके बाद दोनों कॉरिडोर में घुसते हैं और पूरी ताकत से दौड़ पड़ते हैं। जो भी स्क्रीमर सामने आता है, उसे धक्का देकर या वार करके हटाते जाते हैं। ये कॉरिडोर दोनों इमारतों को जोड़ता है। ईवा किसी तरह एडन के अपार्टमेंट में घुसने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एडन पर वही स्क्रीमर टूट पड़ता है, जो शुरू से उसके दरवाजे के बाहर डटा हुआ था। यह डरावना आदमी अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर एडन उसे खींचकर पीछे गिरा देता है और आखिरकार उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके बाद एडन अपार्टमेंट में आता है और घबराहट में अपने कपड़े उतारने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसे काट लिया गया हो। वह बालकनी की ओर बढ़ता है, लेकिन जब आखिरी शर्ट भी उतारता है, तो उसे अपने शरीर पर कोई जख्म नहीं मिलता। जश्न मनाने का वक्त नहीं होता, क्योंकि दरवाजे पर स्क्रीमर फिर से धावा बोलने लगते हैं। दोनों तुरंत फ्रिज खिसकाकर दरवाजा रोकते हैं और इसी बीच एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब आगे वे साथ मिलकर जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह एडन और ईवा की ये खौफनाक लेकिन उम्मीद से भरी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर ऐसे सर्वाइवल और सस्पेंस से भरे मूवी एक्सप्लेन्स आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।